हेलो बच्चों, तो आपका ये ANTS का FT02 चल रहा है। इसका फिजिक्स का डिस्कशन एक बार कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एक बार। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि एक वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर A जो आपको दिया है 5i कैप माइनस 12j कैप, राइट। और इसका आपसे पूछ रहा है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का आपको फॉर्मूला पता है, a वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। a वेक्टर 5i कैप माइनस 12j कैप है और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू 13 हो जाएगी और ये 5i कैप माइनस 12j कैप हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। तो सबको आपको एक मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पता होगा, F इज इक्वल टू 1/4 मैग्नेटिक फोर्स का नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, जो SI यूनिट हो जाएगा, वो हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और 4 पाई ये हो जाएगा और F ये हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर, 4 पाई कांस्टेंट है, F मेरे पास न्यूटन हो जाएगा और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर एक बार 3 इसी तरह से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मेरे पास एक बॉडी है, हैज स्पीड v 2v 3v इन फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस s ट्रैवल कर रहा है v वेलोसिटी से। यानी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस s है, उसका 1/3 यानी s/3 डिस्टेंस और ये s/3 डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है स्पीड v से, फिर नेक्स्ट s/3 2v से और फिर नेक्स्ट x/3 3v से ट्रैवल कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप डिस्कस करेंगे तो मेरे पास जो एवरेज स्पीड है v एवरेज, वो मेरे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। टाइम मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ जाने में t1 टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में t2 और यहाँ से यहाँ जाने में t3, ठीक है। तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस s हो गया। t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो t की वैल्यू हो जाएगी s/v यानी s/3 v। t2 की वैल्यू हो जाएगी s/3 2v और t3 की वैल्यू हो जाएगी s/3 3v, ठीक है। तो यहाँ पे आप s/3 कॉमन ले लेना, 1/v प्लस 1/2v प्लस 1/3v ये वैल्यू आ जाएगा। s से s कट जाएगा, ये मेरे पास 3 ऊपर की ओर आ जाएगा। यहाँ पे आपका 6v आ जाएगा और ये आ जाएगा 6 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 18v/11 यानी आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। क्वेश्चन नंबर एक बार 4 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फॉर अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ। तो आपके पास एक सर्कुलर पाथ में एक बॉडी मूव कर रहा है एंड अ कंडीशन फॉर नो स्किडिंग। तो यहाँ पर अगर मेरे पास एक कार है जो स्किड नहीं कर रहा है यानी स्लिप नहीं कर रहा है, और यहाँ पे जो सरफेस है, लेट सपोज मेरे पास ये सड़क है, ठीक है, इसका सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, म्यू है। तो कह रहा है कि किस कंडीशन पे ये होना चाहिए। तो लेट सपोज इसकी वेलोसिटी v है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा और यहाँ पे मेरे पास लग रहा होगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं इसी फ्री बॉडी डायग्राम में देखूंगा तो mv²/r। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसका यानी ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे पास कितना होना चाहिए, mv²/r होना चाहिए। अब अगर mv²/r फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो गया तब तो ये स्लिप कर जाएगा। तो यहाँ पर आप कंडीशन क्या लगा रहे हो, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए किसका, mv²/r के। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपके पास म्यू टाइम्स नॉर्मल mg। तो m से m कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा mv²/r लेस देन आर इक्वल टू म्यू mg, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, बॉडी ऑफ मास m प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने 45 डिग्री पर क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है विद द इनिशियल वेलोसिटी इफ एयर वेलोसिटी मैं v मान लेता हूँ, राइट। अ बॉडी मैम प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल
इफ एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल द टोटल मोमेंटम में जो चेंज आएगा, जब ये यहाँ से यहाँ पर ग्राउंड पे पहुंचेगा तो टोटल जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो कितना होगा। तो ये तो v इनिशियल हो गया बच्चे इस डायरेक्शन में, और जब v फाइनल होगा, v फाइनल इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखना v फाइनल भी v आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम आप अगर देखोगे p इनिशियल आपका इस डायरेक्शन में है m टाइम्स v हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर, और p फाइनल आपका इस डायरेक्शन में p फाइनल ये हो जाएगा ये भी mv हो जाएगा एट 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है। तो डेल्टा p होगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा p फाइनल स्क्वायर प्लस p इनिशियल स्क्वायर माइनस 2p इनिशियल p फाइनल कॉस थीटा और इसका अंडर रूट। तो p फाइनल कितना हो जाएगा mv का होल स्क्वायर, p इनिशियल mv का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 टाइम्स mv, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। क्वेश्चन नंबर एक बार 6 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ब्लॉक कैन स्लाइड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एंड इंक्लाइनेशन थीटा। तो ये मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल पर, और ये मेरे पास कहाँ पर है, एक लिफ्ट के अंदर है। तो एक लिफ्ट में बना देता हूँ, ये लिफ्ट के अंदर है मेरे पास ये इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। और कह रहा है लिफ्ट इज डिसेंडिंग विद अ रिटार्डेशन ऑफ इट। डिसेंडिंग मतलब नीचे जा रहा है, और रिटार्डेशन है यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। डिसेंडिंग मतलब नीचे जा रहा है, और नीचे भी जा रहा है किस तरह से, रिटार्डेशन हो रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो नीचे जा रहा है और रिटार्डेशन है एक्सेलरेशन ए से, यानी एक्सेलरेशन ए ऊपर होगा। द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो इंक्लाइन प्लेन पे है उसका बताना है विद रिलेटिव इंक्लाइन एंगल के। तो विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन एक बार देख लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर आप ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम में तो एक mg फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, और एक सूडो फोर्स भी कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके आपके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक ये कॉस थीटा, और ये मेरे पास आ जाएगा mg प्लस ma साइन थीटा, और यहाँ पे एक नॉर्मल हो जाएगा n। नॉर्मल इस वाले फोर्स के कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा होगा, और इसके वजह से एक्सेलरेशन a आ रहा होगा। तो a एक्सेलरेशन ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट ये कितना हो जाएगा, mg प्लस a साइन थीटा डिवाइडेड बाई उसका मास m से m कैंसिल हो जाएगा, तो g प्लस a साइन थीटा, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एग्री है। क्वेश्चन नंबर एक बार 7 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है ना, एक ब्लॉक है जिसका जो वेट है वो आप देख रहे हो कितना है, 50 न्यूटन है, राइट। तो ये हो गया मेरे पास 50 न्यूटन, और इस पे मैंने एक फोर्स लगाया है, एक फोर्स लगाया है कितना, 28.2 न्यूटन एट एंगल ऑफ 45 डिग्री पर। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे एक बार इस फोर्स के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो इस फोर्स का कंपोनेंट जो है 28.2 cos 45, और ये भी कितना हो जाएगा 28.2 sin 45, और यहाँ पे एक फोर्स आ जाएगा नॉर्मल। तो यहाँ पे आप पहले नॉर्मल की वैल्यू एक बार नॉर्मल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल प्लस 28.2 इंटू साइन 45 1/√2 हो जाएगा। ये किसको बैलेंस कर रहा है, 50 न्यूटन को। तो n प्लस 28.2 √2 की वैल्यू 1.41 होता है। इसको आप कैंसल आउट करोगे तो ये मेरे पास 20 हो जाएगा, और ये 50। तो नॉर्मल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30 न्यूटन। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू 30 न्यूटन ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो मैं ऑप्शन ए ज़्यादा चेक भी नहीं करूँगा, ऑप्शन बी से मेरे पास काम चल जाएगा। ऑल्दो यहाँ पर ब्लॉक रुका हुआ है, फ्रिक्शन की वैल्यू भी मेरे पास कितना हो जाएगा 28.2 cos 45, जिसकी वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो एक बार फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू टाइम्स एन, और म्यू की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, खैर ये तो दे ही नहीं रखा है। तो आप यहाँ पे एक बार देखना कि ये ऑब्जेक्ट अगर मान लेता हूँ रुका हुआ हूँ, तो फ्रिक्शन जो है वो 28.2 cos 45 के इक्वल ही होने वाला है, और इसकी वैल्यू 20 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वर्क डन इन टाइम t ऑन बॉडी ऑफ मास m विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड v, यानी एक्सेलरेट हो रहा है एक ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट से स्पीड v तक,
ठीक है ना, एट टाइम, यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लग रहा है, t1 टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t गिवन बाई, तो इसका जो स्पीड है किसी t टाइम पर, लेट सपोज किसी t टाइम पर इसका जो स्पीड है v डैश वो कितना होगा एट टाइम t इजकल टू t पर, यही पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ मैं पहले एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ, एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल्टा v बाई टी, तो ये v बाई t1 हो गया, ठीक है ना, एक्सेलरेशन। और यहाँ से यहाँ पर मेरे पास एक बार फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, v इजकल टू यू प्लस एक्सेलरेशन a इंटू टाइम t, तो v इजकल टू कितना हो जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगी आपके पास किसी t टाइम पर, एक्सेलरेशन a की वैल्यू v बाई t1 इंटू टी, तो काइनेटिक एनर्जी इजकल टू वर्क डन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्क कितनी वैल्यू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में चेंज, तो हाफ m v स्क्वायर, और v मेरे पास v डैश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाएगा v बाई t1 का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो v हाफ m v बाई t1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ वुडन ब्लॉक मास m रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना देते हैं, एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है ना, जो एक जिसका मास कितना है कैपिटल M दिया है, अ बुलेट ऑफ M इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्ट्राइक्स, यानी यहाँ पे एक बुलेट है, बुलेट स्ट्राइक कर रहा है इस वुडन ब्लॉक को एंड इम्बेड हो गया है, यानी इसी के अंदर आ गया है, और कह रहा है कंबाइंड सरफेस कवर्स x डिस्टेंस, जब ये इसके पास आता है तो ये दोनों जो कंबाइंड सिस्टम है ये मेरे पास कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। कह रहा है कि द स्पीड ऑफ बुलेट एट टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ब्लॉक, तो इसका जो स्पीड है v डैश वो कितना होगा ये आपको पता करना है, राइट। तो मैं मान लेता हूँ कि सर यहाँ पे मेरे पास सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है मेरे पास म्यू, ये म्यू हो गया, बिटवीन वुड एंड सरफेस इज स्पीड ऑफ बुलेट, तो यहाँ पे आप वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कितना हो जाएगा मेरे पास, इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो म्यू m प्लस एम जी लग रहा होगा, म्यू टाइम्स n, तो वर्क डन हो जाएगा म्यू m प्लस एम जी, ठीक है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट x, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा, पहले ये अभी फाइनली रेस्ट पे आ गया होगा तो के ई फाइनल तो जीरो हो जाएगा, के ई इनिशियल हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, और इसका स्मॉल m मास है तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, v की वैल्यू 2 म्यू जी एक्स m प्लस m डिवाइडेड बाई स्मॉल m का अंडर रूट, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर आपको आंसर सी दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर एक बार 10 डिस्कस करते हैं। अ रिंग इज रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, द रेशियो ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो क्वेश्चन नंबर एक बार 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक रिंग रोल कर रहा है एक इंक्लाइन प्लेन पे, तो लीनियर एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर तो हो जाएगा हाफ m v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर डिवाइड बाय रोटेशनल हो जाएगा हाफ i COM इंटू ओमेगा स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसल ही कर दो आप, तो m v CM यहाँ पे रोल कर रहा है यानी v सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा ओमेगा r के बराबर, तो m v की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, आई संयोग हो जाएगा फॉर रिंग के लिए एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1:1 आ जाएगा, यानी आंसर मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर इसी तरह एक बार 11 देख लेते हैं। 11 क्या कह रहा है, 4 मासेस आर जॉइंट लीनियर, रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली मुझे निकालना है, तो आप यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है कि मेरे पास यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट इस तरह से इम्बेड है, और इसका जो मास m है 2m है, 3m है एंड ये भी 2m है, तो मेरे पास अगर इसका रेडियस ऑफ गायरेशन k मैं बोल देता हूँ तो इस एक्सिस के अबाउट मैं लिख सकता हूँ टोटल मास कितना हो जाएगा इसका 2m प्लस m प्लस 2m प्लस 3m, ठीक है, इंटू के स्क्वायर, ये इनर्शिया हो जाएगा, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन k है तो पूरे सिस्टम का इंटू के स्क्वायर, और टोटल मास आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो 2mr स्क्वायर, इसका 3mr स्क्वायर, इसका mr स्क्वायर, इसका 2mr स्क्वायर, तो टोटल मास मेरे पास 2m प्लस 2m प्लस m प्लस 3m इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी k की वैल्यू r के बराबर हो जाएगा और रेडियस a के बराबर है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन a हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपके पास सी आ जाएगा।
यहाँ तक कहानी सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर एक बार 12 डिस्कस कर लेते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है कि एन अर्थ सैटेलाइट इज मूव फ्रॉम वन स्टेबल, यानी आप एक अर्थ है मान लेता हूँ और एक मेरे पास यहाँ पर क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है, ये आपका सैटेलाइट रोटेट कर रहा है एक सर्कुलर और स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट में, राइट। कह रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज इंक्रीज, अगर ये एक यहाँ से एक लार्जर, ये R1 मान लेता हूँ सर्कुलर ऑर्बिट और ये R2, ये अगर यहाँ से यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है ना, तो आप क्या कह रहे हो कि कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होगी? तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपका Gm1m2/r² होता है, वो तो कम हो जाएगा। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी आप इसका बोलोगे तो ये हो जाएगा -Gm1m2/r1, राइट। तो अगर मेरे पास मैं R1 इंक्रीज करता हूं तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। बट नेगेटिव साइन है तो यहाँ पोटेंशियल मान ले -10 है तो यहाँ -5, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, लीनियर ऑर्बिटल स्पीड ये आपका कम हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आपका कम हो जाएगा। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। क्वेश्चन नंबर एक बार 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड a व्हेन द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन पोटेंशियल एनर्जी 1/4। तो लेट सपोज ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, दो ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट SHM कर रहा है, राइट। तो कह रहा है कि एक पॉइंट लेट सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू कितनी है 1/4, जब ये x इक्वल टू मान लेता हूँ x0 पे है, तो डिस्प्लेसमेंट है x0 की वैल्यू ही निकालना है आपको। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आप कितना लिख लोगे, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv² और वेलोसिटी कितना हो जाएगा ω√a² माइनस x0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा ½ m ω²x², ठीक है। तो ये हो जाएगा x0²। तो यहाँ पे आप इसका रेशियो देख लेना, ये 1/4 दिया हुआ है, ½ m से ½ m कट जाएगा, ω² से ω² कट जाएगा, a² माइनस x0² डिवाइड बाय x0²। तो ये कितना हो जाएगा x0² इक्वल टू 4a² माइनस 4x0²। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5, तो x0 हो जाएगा 2a/√5, यानी आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एग्री। क्वेश्चन नंबर एक बार 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है टू ब्रेक अ वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ मिनिमम 40 kg वेट इज रिक्वायर्ड, देन द वायर ऑफ सेम मटेरियल इज डबल्ड रेडियस एंड 6 मीटर लेंथ विल रिक्वायर्ड ब्रेकिंग वेट। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो कि मेरे पास एक रॉड है जिसका कितना है 1 मीटर लेंथ है और रेडियस कितना है 1 मीटर लेंथ। ठीक है, मान लेता हूँ इसका रेडियस r है, इसको ब्रेक करने के लिए 40 न्यूटन का फोर्स चाहिए। केजी वेट का मतलब न्यूटन ही हो गया, राइट। अब कह रहा है अगर इसी वायर का मैं रेडियस क्या कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ और लेंथ कितना कर देता हूँ 6 टाइम्स कर देता हूँ, तो 6 मीटर ये हो गया और रेडियस अब 2r हो गया। अब ये ब्रेकिंग फोर्स पूछ रहा है कि ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा। तो लेट सपोज मटेरियल तो सेम है, तो y आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि मेरे पास यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स एक बार देख लेते हैं, y है, तो y की वैल्यू आप कितना लिख लोगे F/A डेल्टा L/L, ठीक है ना। और F1 ले लेता हूँ, एरिया A1 ले लेता हूँ, ये L1 ले लेता हूँ, और ये कितना हो जाएगा F2 L2 डिवाइड बाई A2 डेल्टा L। ठीक है, तो ये मेरे पास ब्रेकिंग फोर्स 40 न्यूटन है, L1 की वैल्यू 1 मीटर है, एरिया पाई r² लिख सकते हो इंटू डेल्टा L से डेल्टा L वैसे कट जाएगा तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। F2 की वैल्यू चाहिए, L2 की वैल्यू 6 है डिवाइड बाई A2 कितना हो जाएगा पाई 4r², तो पाई से पाई चला जाएगा r² से r², तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 यानी 160 डिवाइडेड बाई 6, राइट। क्वेश्चन नंबर एक बार 14 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक वायर है उसको ब्रेक करना है, ठीक है, जिसका लेंथ 1 मीटर है और रेडियस मैं r मान लेता हूँ, जिसका ब्रेकिंग फोर्स आपके पास कितना है 40 न्यूटन है, राइट। अब कह रहा है सेम मटेरियल का वायर है, रेडियस 2r कर देता हूँ, लेंथ कितना कर देता हूँ 6 मीटर कर देता हूँ, तो अब ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा। तो आप हमेशा याद रखना जो मटेरियल होता है वो केवल और केवल टूटता है फॉर सेम स्ट्रेस, ठीक है ना, ब्रेकिंग स्ट्रेस पे, राइट, क्योंकि मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होता है, अलग अलग ब्रेकिंग फोर्स शायद हो सकते हैं। तो अगर मैं पहले वायर में स्ट्रेस
ब्रेकिंग पॉइंट का लिखूं, ब्रेकिंग पॉइंट का वायर 1 में, और स्ट्रेस लिखूं ब्रेकिंग पॉइंट का वायर 2 में। चूंकि सेम मटेरियल है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होगा, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाएगा इस पे फोर्स डिवाइड बाय एरिया, यानी 40 डिवाइड बाय इसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस पे स्ट्रेस कितना लिखेगा, एफ बी, जिसकी वैल्यू निकालना है, फोर्स डिवाइडेड बाई पाई आर 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ बी की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 4 यानी 160 न्यूटन, यानी 160 केजी वेट, यानी आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एग्री। क्वेश्चन नंबर एक बार 15 ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ द वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ वॉल्यूम v इज w, यानी मैं एक बबल बना रहा हूं जिसका जिसका वॉल्यूम v है, ठीक है ना, उसको बनाने में वर्क डन w हो रहा है। देन लेट सपोज मेरे पास ये है, इसको वर्क डन हुआ w और इसका रेडियस r है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, राइट। अब कह रहा है कि सर मेरे अब इसको वर्क डन इन ब्लोइंग द बबल ऑफ वॉल्यूम 2v, तो अब अगर इसका रेडियस मैं r डैश मान लेता हूं तो वॉल्यूम 2v है, 2v वॉल्यूम 4/3 पाई r डैश का क्यूब, और इसमें वर्क डन कितना होगा w डैश, ये निकालना है, राइट। तो वर्क डन आप क्या कह सकते हो, सर वर्क डन हो जाएगा मेरे पास टेंशन फोर्स, जो भी इसका सरफेस का टेंशन है, इनटू सरफेस एरिया a, तो t इंटू सरफेस एरिया, क्योंकि ये बबल है तो 2 सरफेस होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर बाहर और अंदर 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। ये w हो गया, w डैश कितना हो जाएगा, टी इंटू सरफेस टेंशन अभी भी बबल का वही है, सोप बबल है, टी होगा, और कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 पाई आर डैश का होल स्क्वायर। तो w डैश डिवाइड बाई w अगर मैं निकालूं तो t से t कट जाएगा, 2 4 पाई से 2 4 पाई कट जाएगा, तो r डैश डिवाइडेड बाई r का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप देखना कि r डैश की वैल्यू r की वैल्यू आप अगर देखोगे, r डैश की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 के पावर 1/3 v के पावर 1/3 डिवाइड बाई r हो जाएगा v/3, और कांस्टेंट पार्ट कट जाएगा, इसका होल स्क्वायर ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2/3, यानी क्यूबिक रूट ऑफ 4, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो क्यूबिक रूट ऑफ 4 कहाँ पे हो जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वुडन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, इट वेट 12 न्यूटन इन एयर। तो अगर मैं एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है ना, ये मेरे पास वुडन ब्लॉक है, और वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर रहा है वो कितना वेट कर रहा है, 12 न्यूटन कर रहा है, तो यहाँ पे वेट भी 12 न्यूटन लग रहा होगा। अब कह रहा है इट इज सस्पेंडेड इन वाटर सच दैट हाफ ऑफ ब्लॉक इज ब्लोन बिलो द सरफेस ऑफ वाटर देन रीडिंग ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पर आप देखना कि अब आप क्या कर रहे हो कि इसको मैंने हाफ वाटर तक में फिलअप कर दिया है, हाफ, अब इसमें जो रीडिंग होगा वो कितना होगा, राइट। तो हाफ का मतलब सर ये जो इनसाइड वी इनसाइड है, वी इनसाइड ये आपका 500 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक बार फोर्स का डायग्राम बना लेता हूँ आप लोगों के सामने। तो ये तो एक तो ग्रेविटी एफ होगा जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और यहाँ पे एक एफ बी यानी ब्रांच फोर्स लग रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, एफ बी प्लस एफ एस इजकल टू 12 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ एस की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 माइनस एफ बी कितना हो जाएगा, रो कितना होगा वाटर का 1000, रो इंटू जी 10 इंटू वी स्क्वायर, सॉरी रो जी वी इनसाइड है 500, ठीक है ना। अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है, तो सेंटीमीटर 10 के पावर -2 यानी -6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, -3 4 5 6, तो ये 5 हो जाएगा, 5 6 7 यानी 7 न्यूटन, यानी ये आंसर मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि सर मेरे पास ये एक टैंक है जिसमें मैंने पानी भरा हुआ है h हाइट तक का, और इसको ग्राउंड से कितने हाइट तक में उठाया हुआ है, ग्राउंड से उठाया हुआ है इसको h हाइट तक और उठाया हुआ है। तो आप ऐसा मान के चलना कि अगर मैं यहाँ पर इसको पूरा फिलअप करता तो बीच बिल्कुल मिड पॉइंट पर आप जब होल करते थे तो रेंज ज़्यादा होता था। तो यहाँ पर आपका जो होल करोगे फॉर मैक्सिमम के लिए होल करोगे y इक्वल टू h हाइट पर। अब h हाइट पर जो वेलोसिटी निकलेगा √2gh निकलेगा, राइट, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा रेंज जो कि xm दिया हुआ है, और ये रेंज उस टाइम पे कितना आता है, ये रेंज आता है u इंटू टाइम पीरियड जो कि होता है
2h/g, तो u हो जाएगा मेरे पास √2gh और √2h, यहाँ से यहाँ हाइट भी h ही जाना है, 2h/g, तो g से g कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2h, यानी xm की वैल्यू 2h आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है एन आइडियल थर्मोमीटर शुड हैव लार्ज हीट कैपेसिटी, मीडियम हीट कैपेसिटी, स्मॉल हीट कैपेसिटी या वेरिएबल हीट कैपेसिटी। अब थर्मोमीटर का काम क्या है एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या होता है Hg, सही है। अब Hg क्या करता है, यहाँ पर आप अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हो, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है जिसके वजह से ये आपको एक्सपैंड होता है और टेम्परेचर बता देता है। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर इसका टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हुआ तो खराब काम हो जाएगा। तो यहाँ से जो हीट मिल रहा है H = आप क्या लिखोगे, mc ΔT लिखते हो, यानी c की वैल्यू हो जाएगी h/m ΔT, सही है। यानी अब आप देखना कि अगर मेरे पास मैं या डेल्टा टी के लिए बात कर लूँ, डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा h/mc। अब आप यहाँ पे देखना, अगर मैं c को बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ तो डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज कम आना लगेगा, आप समझ रहे हो। मगर मुझे तो टेम्परेचर में अच्छा खासा चेंज चाहिए, तो आप क्या करते हो, c की वैल्यू अगर मैं इस मटेरियल का कम ले लेता हूँ, यहाँ पे Hg की जगह कोई और मटेरियल मान लो यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा मटेरियल यूज़ करूँगा जिसका एक तो एक्सपांशन ज़्यादा हो, ठीक है ना, सो दैट ये एक्सपैंड होके आपको एक करेक्ट रीडिंग दे पाए। और अगर C यानी हीट अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे डेल्टा टी को बहुत ज़्यादा करना है, यानी C की वैल्यू कम होगा तो कम हीट में भी टेम्परेचर चेंज ज़्यादा दिख जाएगा, आप समझ रहे हो, क्योंकि बॉडी से हीट ये ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं वैसा मटेरियल लूंगा जिसका C क्या है, कम हो, सो दैट मेरा टेम्परेचर में चेंज क्या हो सके, एक सफिशिएंट अमाउंट में अच्छे से नजर आ सके। तो मैं ऐसा मटेरियल लूंगा जिसका क्या हो, स्मॉल हीट कैपेसिटी हो, यानी स्मॉल हीट कैपेसिटी, यानी आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। एग्री है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ मोनोमीटर आइडियल गैस इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी मिक्सचर यानी सीवी मिक्सचर आप निकाल रहे हो, सीवी मिक्सचर क्या हो जाएगा, N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला आपको शायद याद भी कराया गया होगा। तो N1 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस का है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए C की जो वैल्यू होती है वो होता है F/2R, यानी मोनो एटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3/2R प्लस दूसरा गैस है वो उसका भी नंबर ऑफ मोल 1 ही है, और डाई एटॉमिक है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, F/2R हो जाएगा, N1 प्लस N2 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/2R डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 2R हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कंसीडर द गैस ऑफ आइडियल द वैल्यू ऑफ गामा Cp/Cv फॉर अ गैसियस मिक्सचर। यानी गामा मिक्सचर निकालना है, गामा मिक्सचर निकालना है, यानी Cp मिक्सचर बाई Cv मिक्सचर, यानी N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइड बाई N1 Cv1 प्लस N2 Cv2, ये वैल्यू आ जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करना, वैल्यू आपको गामा की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, तो O2 का गामा अगर 1.4 है, यानी O2 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है, और CO2 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा, 1.3, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार वैल्यू पुट कर लेते हैं, N1 Cp1, या फिर इसको डायरेक्ट गामा से सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं क्या, अगर मैं Cp2 कॉमन भी ले लेता हूँ तो, या Cv1 कॉमन ले लेता हूँ, नहीं हो पाएगा, तो एक बार देख लेते हैं, कंसिडर गैस वैल्यू इतना। तो यहाँ पे मेरे पास गैस मिक्सचर 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो CO2 के 3 मोल ले लेता हूँ, तो CO2 का NCP2 कितना हो जाएगा, Cp की वैल्यू होती है Cv प्लस R, राइट। तो मेरे पास यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो 6/2R प्लस R, ये कितना हो जाएगा 8/2R प्लस O2 का जो नंबर ऑफ मोल है वो 2 है, इंटू Cp2 कितना हो जाएगा 7/2R डिवाइडेड बाई N1 हो जाएगा 3, Cv1 हो जाएगा आपके पास 6/2R प्लस ये नंबर ऑफ मोल 2 है, और ये हो जाएगा 5/2R, R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 24 प्लस 14 डिवाइड बाई 18 प्लस 10, ये हो जाएगा 38 डिवाइड बाई 28, 2 से कैंसिल करेगा तो कितना हो जाएगा, 2
19/14, ये 1.14, 15, 16, 50 यानी 1.3 के आसपास आ जाएगा, यानी 1.34 आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। एग्री है? यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 21 क्या कह रहा है? इन अ डायबेटिक प्रोसेस 90 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। आप हमेशा देखना Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W जो होता है, ये W होता है फिजिक्स के लिए वर्क डन बाय गैस, राइट। ये आप हमेशा ये वैल्यू दिमाग में रखे रहना। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस यानी Q की वैल्यू 0 होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U पूछ रहा है, और वर्क डन ऑन गैस बोल रहा है कि मेरे पास 90 जूल है, तो ये मेरे पास वर्क डन बाई गैस कितना हो जाएगा? -90 जूल, यानी डेल्टा U आपका +90 जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आप ये हमेशा याद रखना कि ये W आपके पास वर्क डन बाई गैस होता है। तो अगर आपका लैंग्वेज में वर्क डन बाई गैस लिखा है तो जो प्लस के साथ है तो प्लस लिख देगा, माइनस के साथ है तो माइनस लिख देगा। बट यहाँ पे लिखा है 90 जूल वर्क डन ऑन गैस, यानी वर्क डन ऑन गैस 90 जूल दिया, यानी वर्क डन बाई गैस -90 जूल हो जाएगा, तो यहाँ -90 जूल रखना है। एग्री है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? इन अ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज चेंज सच अ मैनर दैट गैस रिलीज 30 जूल्स ऑफ हीट एंड 10 जूल्स ऑफ वर्क डन। तो गैस रिलीज कर रहा है 30 जूल हीट, यानी आपका जो H है, अगर गैस हीट लेता है तो उसे प्लस बोलते हो, रिलीज कर रहा है तो माइनस बोलते हो, यानी -30 जूल है। और कह रहा है कि 10 जूल वर्क डन ऑन गैस, मगर आप तो यहाँ वर्क डन बाई गैस लिखते हो, वर्क डन बाई, अगर वर्क डन ऑन गैस 10 जूल बोल रहे हैं, यानी वर्क डन बाई गैस कितना हो जाएगा? -10 जूल हो जाएगा। कह रहा है यू इनिशियल की वैल्यू आपको दिया है 30 जूल, तो यू फाइनल आपको निकालना है। तो आपके पास Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है, ठीक है ना। Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q आपको कितना दिया है? -30, डेल्टा U है U फाइनल माइनस U इनिशियल, प्लस W कितना हो जाएगा? माइनस का 10 जूल हो जाएगा, ये आ जाएगा -20, U फाइनल आपको निकालना है, माइनस U ये 30 हो जाएगा, तो U फाइनल हो जाएगा -20 प्लस 30, यानी प्लस का 10 जूल, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एग्री है? क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का इन स्टडी स्टेट ऑफ थर्मल कंडीशन में स्टडी स्टेट की बात कर रहा है। टेम्परेचर ऑफ एंड ए ऑफ बी, ये लेट सपोज मेरे पास एक रॉड है, ये एंड पॉइंट है ए और बी, इज 20 सेंटीमीटर का है ये डिस्टेंस, और ए पॉइंट का टेम्परेचर है 100 और ये है 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। कह रहा है विल बी टेम्परेचर एट पॉइंट डिस्टेंस 6 फ्रॉम ए, तो ए से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस इस पॉइंट पर मान लेता हूं टेम्परेचर है थीटा। तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट तो सेम ही होता है, आपको पता है थर्मल कंडक्शन जब हो रहा है, तो मेरे पास अगर कैसा है स्टडी स्टेट है, तो मेरे पास डेल्टा टी बाई एक्स ये क्या होगा? कांस्टेंट होने वाला। तो ये डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 100 माइनस थीटा डिवाइड बाई एक्स, 106 है, और ये यहाँ से यहाँ का थर्मल ग्रेडियंट लिखेगा तो 100 माइनस 0 डिवाइड बाई 20, तो ये 100 माइनस थीटा इक्वल टू 6 इंटू 100 बाई 20, ये आपका पास हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 30, 100 माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से थीटा की वैल्यू 100 माइनस 30 यानी 70 डिग्री सेल्सियस जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। एग्री है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि अ पेंडुलम हैज टाइम पीरियड टी इन एयर। तो मेरे पास एक एयर में एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड टी है, 2t कितना हो जाएगा? 2π√L/g, राइट। अब क्या कह रहा है? व्हेन इट इज मेड ऑक्सीलेटेड इन वाटर, अगर मैं इसी को एक पानी के अंदर रख दूं, ठीक है ना, इसी को एक पानी के अंदर रख देता हूं, तो टी डैश की वैल्यू कितनी होती है? आपको शायद फॉर्मूला याद हो, 2π√L/g इफेक्टिव, और पानी के अंदर जो g इफेक्टिव आता है बच्चे, वो आपके पास आता है g 1 माइनस रो लिक्विड का डिवाइड बाई रो ऑब्जेक्ट का, तो ये कितना हो जाएगा? L/g इफेक्टिव, राइट। और ये कह रहा है जो टी डैश है वो √2 टाइम्स के बराबर है, तो √2 टाइम्स टी डैश मेरे पास कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स टी, तो टी डैश कितना हो जाएगा? 2π√L/g इफेक्टिव, और ये कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स टी कितना हो जाएगा? 2π√L/g, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, L से L कट जाएगा, तो यहाँ से 1/g इफेक्टिव कितना आ जाएगा बच्चे? 2/g आ जाएगा। तो यहाँ से g इफेक्टिव एक बार देख लेना, g/2
2 हो जाएगा। जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी 1 माइनस रो लिक्विड का डिवाइड बाय रो ऑब्जेक्ट का इक्वल टू जी बाई 2 हो जाएगा। ये कैंसल आउट हो जाएगा। और डेंसिटी ऑफ वाटर, आपको वाटर ही है तो लिक्विड की डेंसिटी 1 है, तो ये आप कितना बोल दोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, 1 माइनस रो लिक्विड 1 है बाई रो ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1/2। तो रो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगा, राइट। यानी आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एग्री है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, प्लैनेट ऑन अ फ्री फॉलिंग बॉडी टेक्स 2 सेकेंड व्हेन इट ड्रॉप फ्रॉम हाइट h ऑफ 8 मीटर। तो एक प्लैनेट है जिससे मैं 2 मीटर हाइट वैसे भी छोटा है तो मैं यहाँ पे G1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको 8 मीटर हाइट ट्रैवल करने में ये डिस्टेंस है 8 मीटर और इसको टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। और कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर ऑन दैट प्लैनेट। इस प्लैनेट में अगर इसी प्लैनेट में अगर मैं एक पेंडुलम रख दूं, ठीक है ना, तो मेरे पास उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो ये प्लैनेट है, इस पर मैंने एक पेंडुलम रख दिया है, लेंथ इसका L 1 मीटर है और इसका टाइम पीरियड मुझसे पूछ रहा है, राइट। तो टाइम पीरियड तो हो जाएगा 2 पाई रूट L बाई जी। अब अगर G1 निकाल लूँ तो मेरे पास काम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखना टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। तो G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/T स्क्वायर यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट L 1 है, G 4 है, तो 2 पाई बाई 2 यानी 3.14 सेकेंड आ जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। एग्री। क्वेश्चन नंबर 26 है, टू रेज द पिच ऑफ स्ट्रिंग म्यूजिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट द प्लेयर कैन। अब आपको एक स्ट्रिंग दिया गया है, ठीक है ना, एक म्यूजिकल है, सपोज कोई गिटार है, गिटार में आपने एक स्ट्रिंग लगाया, उस स्ट्रिंग का आपको पिच क्या करना है, रेज करना है। पिच रेज करने का मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी हो जाए 1/2L रूट T बाई म्यू, यही होता है मेरे पास, ठीक है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास अगर इसको इंक्रीज करना है तो टेंशन इंक्रीज करूंगा, म्यू डिक्रीज करूंगा और लेंथ भी डिक्रीज करूंगा। तो लूजन द स्ट्रिंग, ये तो गलत हो जाएगा, टाइटन द स्ट्रिंग, बी ऑप्शन सही है, शॉर्टन द स्ट्रिंग, सी भी सही है। तो ऑप्शन मेरे पास हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, आप एक ट्यूब है, ट्यूब को एक वाटर के अंदर जस्ट बाहर निकाल रहे हो, राइट, जिसका लेंथ कितना है 1.5 मीटर है और यहाँ एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज है। तो आपको यहाँ नंबर ऑफ रेजोनेंस सुनना है कि कितना हो जाएगा। तो आप जब इसको बाहर निकाल रहे होगे तो पहला नोट सुनाई देगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा आपको सुनाई देगा। तो एक बार रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, होता है 2n-1v/4L, राइट। तो यहाँ पे f की वैल्यू तो मेरे पास 660 हर्ट्ज है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर 2n, n क्या है, नंबर ऑफ ओवरटोन की कितने बार ये सुन रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेंस हो रहा है, 2n-1, v की वैल्यू 330 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4L की वैल्यू 1.6 है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2n-1 12, ये हो जाएगा n की वैल्यू 13/2 मेरे पास कितना हो जाएगा 6.5 अप्रॉक्सीमेट। अब 6.5 तो होगा नहीं, 7 हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू आपको केवल कितना मिलेगा, 6 बार आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, यानी आपको एक हाई नोट, हाई इंटेंसिटी का आवाज सुनाई देगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 28 क्या कह रहा है, दो चार्ज है मेरे पास, ठीक है ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे है, नीटा क्यू और ये भी नीटा क्यू, और ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार मैं निकालता हूँ, देखना कितना आ रहा है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k नीटा क्यू बाई आर स्क्वायर और इसके वजह से होगा k नीटा क्यू बाई आर स्क्वायर। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो जो इस पॉइंट पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E3 बोल रखा है, ठीक है ना, E3 की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, √3 टाइम्स k नीटा क्यू बाई a स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखना k
के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये तो ई नॉट के बराबर दे रखा है, तो ये हो जाएगा √3 नीटा ई नॉट के बराबर, और ये हो गया E3 की वैल्यू। अब आप यहाँ पे देखना नीटा के पावर -1 लेस देन दिया है √3, तो नीटा ग्रेटर देन हो जाएगा 1/√3 से। अब नीटा की वैल्यू अगर 1/√3 रखेगा तो 1 है, और नीटा की वैल्यू 1/√3 से ज़्यादा है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी E3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नॉट से ज़्यादा हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। एग्री है। क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर द चार्ज ऑफ ईच कंसीडर इन स्टडी स्टेट विल बी। ठीक है ना, अब स्टडी स्टेट है तो मेरे पास किसी भी तरह का करंट कहाँ से फ्लो नहीं हो रहा होगा, कैपेसिटर से फ्लो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि फुल्ली चार्ज हो गया होगा। तो जो भी मेरे पास, यहाँ पे एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये जो भी मेरे पास है ये तो एज अ मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि किसी भी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस किसी तरह का नहीं होगा, तो इसको सीधा वायर मान लेता हूँ। ठीक है, तो आप या फिर इसको इसी तरह भी डायग्राम बना देता हूँ एक बार। और यहाँ पे मेरे पास एक 4 ओम है, और यहाँ मेरे पास क्या है, एक बैटरी लगा है, और यहाँ 1 ओम है, और ये 10 वोल्ट का बैटरी लगा है, राइट। तो यहाँ पर अब आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि सर यहाँ पे जो भी करंट होगा वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, और यहाँ पे जाएगा। तो ये करंट I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा V/R। V कितना है, 10 वोल्ट, और इस सर्किट में आप देखो तो रेजिस्टेंस कितना है, 5, तो करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में है वो IR होगा। ठीक है ना, IR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × I, ये हो जाएगा 8 वोल्ट। अब 8 वोल्ट है, ये 3 माइक्रोफैरेड है, और ये भी 3 माइक्रोफैरेड, और सेम ये, तो ये 4 ओम है, तो यहाँ पे सेम कैपेसिटर, इसलिए पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा कितना, 4 वोल्ट यहाँ पे, 4 वोल्ट यहाँ पे। तो मेरे पास इन स्टडी चार्ज ऑन ईच, तो यहाँ पे जो क्यू चार्ज होगा वो हो जाएगा CV के बराबर, C है मेरे पास 3 × 4 यानी 12 माइक्रोकुलाम, ये चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। यानी आंसर मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एग्री है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, इफ द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन एट 35 सेंटीमीटर इन मीटर ब्रिज द रेजिस्टेंस ऑफ द लेफ्ट राइट गैप। तो ये रेजिस्टेंस लेफ्ट वाला हो गया, और ये रेजिस्टेंस राइट वाला हो गया, और मेरे पास ये एक मीटर ब्रिज है, और यहाँ पर आप 35 सेंटीमीटर पे आप क्या कह रहे हो कि ये है। अब मीटर ब्रिज यानी 100 है, ये कितना हो जाएगा, 100 - 35 यानी 65 सेंटीमीटर, राइट। तो आप क्या बोलते हो, RL डिवाइड बाई ये वाला लेंथ 35, ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, R राइट वाले रेजिस्टेंस डिवाइड बाई 65। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, मीटर द रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट यानी RL डिवाइड बाई R रेजिस्टेंस ऑफ राइट वाला, ये 35 डिवाइड बाई 65 हो जाएगा। तो 7 से अगर आप काटोगे तो कुछ बन रहा होगा, 5 से काट देता हूँ, 5 × 7 = 35 हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 1 ये 13, तो 7:13 यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एग्री। क्वेश्चन नंबर एक बार 31 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 24 ओम है और उसको बेंड किया गया, 5 ये 5 ये 5 ये और ये 5 हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास 24 था, तो 1 2 3 4 वायर है। तो आप यहाँ पे देखना कि ये जो रेजिस्टेंस है ये डिवाइड हो जाएगा, तो 24 डिवाइड बाई 4 ये कितना, 6 ओम ये हो जाएगा, 6 ओम ये हो जाएगा, 6 ओम ये हो जाएगा, और 6 ओम ये हो जाएगा, और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। तो ये 6 और 6 मिलकर कितने बना देंगे, 12 ओम, और ये 12 और ये 6 किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों का R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 12 R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 यानी 12 × 6 डिवाइड बाई 18 यानी 4 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके 4 हो गए, और ये 4 और ये 6 ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो R इक्वलेंट हो जाएगा 4 + 6 यानी 10 ओम, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एग्री है। 32 एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 2 आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल लैंप मार्क्ड 500 वॉट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज देन जॉइन टू 100 वोल्ट लाइन, द पावर कंज्यूम बाय ईच लैंप। तो कह रहा है 2 आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल लैंप है, मार्क्ड कितना है 500 वॉट एट 220 वोल्ट पे, ठीक है। तो इन सीरीज देन ज्वाइन टू
तो मेरे पास एक लैंप है R1 रेजिस्टेंस का, एक लैंप है R2 रेजिस्टेंस का, और इनको कितने से जोड़ दिया हूँ, 110 वोल्ट से सीरीज में जोड़ दिया हूँ। तो इसमें पावर जो कंज्यूम होगा वो कितना होगा, और इसमें पावर जो कंज्यूम होगा वो कितना होगा। एग्री है? ठीक है, पावर कंज्यूम बाय ईच लैंप। तो भाई मतलब 10 वोल्ट 110 है, दोनों बिल्कुल क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका भी रेजिस्टेंस R मान लेता हूँ, तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R ही हो जाएगा। यानी इसमें पावर P होगा तो इसका भी पावर P हो जाएगा। इसमें जो पोटेंशियल हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अगर पावर यहाँ पे देखोगे तो ये पावर कितना लिख लोगे, V² बाई R लिख लोगे। अब V² आप कितना लिख दोगे, 55 का स्क्वायर डिवाइड बाई, अब ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, V² बाई P, और ये V कौन सा है, जो रेटेड है, और P भी जो रेटेड है, मतलब जो आप जब आप खरीदने जा रहे हो तो उसमें जो रेटिंग लिखा हुआ है वो वाला ये और P है। तो R की वैल्यू आप कितना लिख दोगे, V रेटेड कितना है 220 स्क्वायर डिवाइड पावर रेटेड कितना है 500, तो आप कितना लिख लोगे 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 500, यानी ये हो जाएगा। यानी आप कितना लिख दोगे 52 स्क्वायर डिवाइड बाई 22 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, ये 100 हो जाएगा, ये 500 हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 5, राइट। 5 11 से कट करेगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 5 = 25, 125 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 62.5, या फिर 125 बाई 2, सॉरी 2 नहीं, ये 125 बाई 4 होगा 2 स्क्वायर का, तो इतना वॉट आंसर हो जाएगा। तो आंसर मेरे पास कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका पास करेक्ट आंसर है, राइट। 33 क्या कह रहा है, अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ एरिया बाउंडेड द पाथ डिस्क्राइब बाय पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। तो आप यहाँ पे देखना, लेट सपोज मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है, इस मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या कर रहे हो, एक चार्ज जो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंके हो। लेट सपोज Q है, इसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है, ठीक है ना, और ये रेडियस r पे मूव करता है। तो जो एरिया कवर कर रहा होगा वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और ये रेडियस होता है mv बाई क्यू, राइट। तो पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये पाई p स्क्वायर, p क्या होगा, मोमेंटम बोल लेता हूँ, क्यू बी का होल स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना कि सिर्फ वेलोसिटी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, पी स्क्वायर को मैं और भी क्या लिख सकता हूँ, आपको याद है काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता था, पी स्क्वायर बाई 2m हो जाता था। तो यहाँ पे पाई पी स्क्वायर की जगह पे 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई क्यू बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये तो वैल्यू सेम है, तो ये जो एरिया है ये क्या काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। देख, वेलोसिटी आप नहीं लिख सकते क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है, मोमेंटम भी नहीं लिख सकते क्योंकि मोमेंटम का स्क्वायर है, तो वो काइनेटिक एनर्जी के पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से मैं ये कहानी कर रहा हूँ, राइट। तो ऑप्शन आपके पास आंसर सी आ जाएगा। एक बार फिर से ट्राई कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यू टू अ स्मॉल मैग्नेट इंटेंसिटी एट तो एक स्मॉल मैग्नेट है, इंटेंसिटी एट डिस्टेंस x इन द एंड ऑफ पोजीशन। तो इसके इस वाले पॉइंट पर, राइट, मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 9 है, और ये डिस्टेंस कितना है इससे, x डिस्टेंस है। तो ये मेरे पास वैल्यू अगर आपको याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m बाई एक्स क्यूब 2 टाइम्स होता था, ठीक है ना। ये वैल्यू 9 की वैल्यू है, और m क्या है, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम। अब कह रहा है व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट डिस्टेंस x/2 ऑन ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मतलब इन दोनों के इस एक्सिस पर। तो अगर इस डिस्टेंस से x/2 डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बोलता हूँ b डैश, वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m बाई r क्यूब, सही है। तो यहाँ पे ये देखना, ये b डैश कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m बाई x/2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा m बाई, ये हो जाएगा 2 क्यूब, m/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब, और m/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब हो जाएगा 9/2 इंटू 2 क्यूब, यानी 9/9 इंटू 2 से कट जाएगा 4, ये हो जाएगा 36 गॉस। यानी आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर एक बार 35 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली इन
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट रिलीज्ड ऑक्सिलेट हॉरिजॉन्टल प्लेन विद टाइम पीरियड टी, द पीस ऑफ वुड इज सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एज द मैग्नेटिक अटैच। तो यहाँ पे एक बार डायग्राम शायद दिया होगा, हाँ ये डायग्राम आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आपके पास कह रहा है कि सर ये मैग्नेट है, मैग्नेट ये मेरे पास है और यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड होता है 2π√I/m/b ये होता है। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं पहले जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल आई है तो एक ही मैग्नेट है तो टाइम पीरियड तो ये हो जाएगा, बट दोबारा आप क्या कर रहे हो कि इसके ऊपर एक क्या रख देते हो, एक वुड रख देते हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 2I हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंटम अभी भी m होगा, तो टाइम पीरियड t डैश कितना हो जाएगा 2π√2I/m/b, तो t डैश मेरे पास कितना हो जाएगा √2 टाइम्स t हो जाएगा, यानी आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करते हैं। कह रहा है मेरे पास एक ये लूप है और लूप में मेरे पास एक यहाँ पे करंट है जो इस तरह से अंदर की ओर जा रहा है और करंट आई टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब देखना किसी भी लूप के अंदर अगर इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है यानी मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो रहा होगा, बट यहाँ पर आप देखोगे इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट भी हो रहा होगा वो इसी प्लेन में हो रहा होगा, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स देखूंगा तो वो तो जीरो ही आएगा, है ना, क्योंकि कोई भी सरफेस से तो पास नहीं हो रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है तो ईएमएफ भी कितना होगा जीरो, तो आई इंड्यूस भी कितना होगा जीरो, तो आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एग्री है। क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कैपेसिटेंस दे रखा है 2.5/π माइक्रोफैरड और एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 3000 ओम दे रखा है, सही है, और कह रहा है इन दोनों को मैं किससे जोड़ रखा हूँ, एक एसी सोर्स से जोड़ रखा हूँ जिसका पोटेंशियल है 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी है f इजकल टू 50 पर सेकेंड, ठीक है ना। 50 अगर हर्ट्ज है तो ओमेगा हो जाएगा 2π/f, तो ये कितना हो जाएगा 100 पाई हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू। नाउ अब यहाँ पे मुझसे क्या पूछ रहा है कि पावर डिसिपेटेड या पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर आप देखना cos θc कितना हो जाएगा पावर फैक्टर, ये हो जाएगा R/Z, तो पावर फैक्टर R/Z हो गया। R की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 3000 दे रखा है, Z कितना हो जाएगा R² प्लस XC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई √R² प्लस XC स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं। XC की वैल्यू कितना निकाल लेगा, XC हो जाएगा 1/ωc, ठीक है, 1/ω की वैल्यू कितनी है 100 पाई है, C की वैल्यू कितनी है 2.5/π और माइक्रो यानी 10 के पावर ये 6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा पाई से पाई चला जाएगा 2.5 यानी 25, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 100 या 1000 डिवाइड बाई 25 इंटू 10 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 यानी 4000, ये हो जाएगा 3000 का स्क्वायर प्लस 4000 का स्क्वायर, सही है, तो ये 3000 हो गया, 1000 स्क्वायर कॉमन ले लेना तो ये 1000 हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3/5 यानी 0.6, तो पावर फैक्टर तो 0.6 होगा यानी ए और बी में। अब दूसरा पावर डिसिपेटेड निकाल लेता हूँ, पावर डिसिपेटेड मैं यहाँ एक बार छोटा सा निकाल लेता हूँ, पावर डिसिपेटेड कितना हो जाएगा VRMS V² cos थीटा लिख सकता हूँ या V² RMS बाई R भी लिख सकता हूँ, वो भी R नहीं Z, VRMS बाई Z इंटू कॉस थीटा, VRMS कितना हो जाएगा 220 स्क्वायर, Z कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा आपके पास 5000 इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3/5, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 22 इंटू 3 डिवाइड बाई 25, ये अप्रॉक्सीमेट आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एक ज़ीरो का पॉइंट यहाँ पे ले लेना आप, ठीक है ना, ये हो जाएगा 26 और ये आपका मतलब इतना तो कंफर्म है कि 1 से ज़्यादा ही आएगा ये वैल्यू, राइट, तो यहाँ पे देखना ये और ये 2 ऑप्शन हो सकता था, तो ये 1 से ज़्यादा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर आंसर में सी रख दूंगा। मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर भी नहीं रहा हूँ, मैं बस ऑप्शन पे जा रहा हूँ, ठीक है, ऑल्दो इसको कैलकुलेट करोगे अप्रॉक्सीमेट 4.8 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस कर लेते हैं। 38 क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग थ्रू अ फील्ड, एक फील्ड इट इज मूविंग फर्स्ट ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फील्ड
और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड फॉर ईच सिचुएशन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होता है, h बाई एम वी या h बाई पी बोल सकता हूँ, ठीक है ना, और इसी को h बाई रूट टू एम के ई बोल सकता है, इसी को h बाई रूट टू एम के को वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी में जो भी आएगा वर्क डन बोल सकता है, राइट। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पहले सिचुएशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, वेलोसिटी v यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखना, अगर फोर्स यहाँ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा तो वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, वेलोसिटी बढ़ रहा होगा तो वेवलेंथ कम हो रहा होगा, यानी पहले सिचुएशन में लैम्डा डिक्रीज हो रहा होगा। सेकेंड सिचुएशन में देखना, मैग्नेटिक फील्ड b यहाँ पे है और वेलोसिटी ये यहाँ पर है, तो v क्रॉस b यानी ये इस तरह से क्या करेगा, रोटेट कर रहा होगा, ठीक है ना। अगर ये रोटेट कर रहा है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, तो v क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो लैम्डा भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी सेम, यानी डिक्रीज और सेम, यानी आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, एक प्लेट है मेरे पास, इस पे एफ फ्रीक्वेंसी का एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाला, उसकी काइनेटिक मैक्सिमम वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा वो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। और एक दूसरा सेम मटेरियल पे आप 4f फ्रीक्वेंसी का डालते हो तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी या मैक्सिमम वेलोसिटी होगी एम वी डैश मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो पहले से आप एच एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरे से आप क्या लिखोगे, 4hf इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम वी डैश का होल स्क्वायर। एक बार इनका रेशियो ले लेना, ये कितना हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 5 प्लस हाफ एम वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, वी डैश की स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 6 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 4v स्क्वायर का अंडर रूट वी डैश की वैल्यू, ठीक है ना। अब अगर इफ फाई की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ तो वी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी डैश की वैल्यू हो जाएगी 2v, और अगर इफ फाई की वैल्यू मैं hf के बराबर ही ले लेता हूँ तो ये मतलब v डैश 0 हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ देखना v डैश की वैल्यू आप कितना बोल सकते हो कि सर अगर मैं फाई की वैल्यू hf के बराबर ले लूँ तो ये हाफ एम वी स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 हो जाएगा, ये 3f के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मतलब क्या बोलता हूँ कि मिनिमम जो v की मिनिमम वैल्यू है वो 2v होगा या 2v से ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड मेरे पास किस पे कर रहा है, फाई पे कर रहा है कि फाई की जो भी वैल्यू होगी। तो मेरे पास जो आंसर होगा वो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर बी की जो v डैश है वो ग्रेटर देन 2v तो होगा ही होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है सर्टेन मेटेलिक सरफेस इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज 3v0। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वेवलेंथ लैम्डा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर करंट फॉर दिस लाइट इज 3v0 है। तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाता है, के ई मैक्स जो कि होता है h न्यू माइनस 5, सही है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना कह रहा है, 3v0 है, और एच सी बाई ये लैम्डा है -5, ये आ जाएगा। कह रहा है इफ सेम सरफेस मतलब फाई सेम है, इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, ठीक है ना। तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल v0 है, तो एच सी बाई लैम्डा के जगह 2 लैम्डा माइनस ये हो जाएगा 5। कह रहा है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्रेशोल्ड वेव लेंथ ऑफ दिस, तो फाई मेरे पास कितना होगा, एच सी बाई लैम्डा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लैम्डा नॉट मान लेता हूँ, तो एच सी बाई लैम्डा नॉट ये फाई के बराबर ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। फाई की वैल्यू निकालना है आपको लैम्डा के फॉर्म में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रेशियो ले लूँ, इनका रेशियो ले लेगा 3:1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, एच सी बाई लैम्डा -5 डिवाइड बाई एच सी बाई 2 लैम्डा -5, तो ये कितना हो जाएगा 3hc बाई 2 लैम्डा -3 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा -5। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मेरे पास 2 एच सी बाई 2 लैम्डा। तो मेरे पास जो फाई की वैल्यू है यहाँ पे देखना, फाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, एच सी बाई 4 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है ना। तो एच सी बाई और फाई को मैं एच सी बाई लैम्डा नॉट लिख सकता हूँ, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लैम्डा नॉट कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा के बराबर आ जाएगा, यानी आंसर मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। सही है। 41 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, इन अ गिवन सर्किट टू इनपुट वेव आपको ए और बी दे रखा है, आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली द रिजल्टेंट वेव फॉर्म वाई। जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म वाई है वो क्या होगा वो एक बार डिस्कस करना है। तो ए और बी इनपुट दे रखा है। तो अब यहाँ पे देखना, अगर मैं इस लॉजिक गेट के लिए डिस्कस करूँ तो ये मेरे पास y है, y की जो वैल्यू आएगी वो कितना, यहाँ a है ये b है, तो ये a बार हो जाएगा, ये b बार हो जाएगा, और ये मेरे पास कौन सा गेट है, और गेट है, तो a बार प्लस b बार आ जाएगा। राइट। तो पहले a और b देख लेते हैं। तो a भी पहले कितना है 1 है और b भी 1 है, तो a b 1, तो y कितना हो जाएगा 1 का बार 0, 1 का बार 0, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। ठीक है ना। ये दोनों 0 हैं, दोनों अगर 0 हुए तो 0 बार 1, 0 बार 1, 1 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो और उसके बाद ये a मेरे पास क्या है 0 और b सॉरी a 1 है, उसके बाद a मेरे पास क्या है 1 है और b क्या है 0 है। तो a 1 है यानी ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, अभी भी 1 आ रहा है। तो यानी ये, और अगर मेरे पास यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जब ये दोनों 1 1 है तब तो बंद है, बाकी सब में ओपन होगा। यानी आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जब दोनों 1 है तब तो मेरे पास 0 होगा, बाकी किसी भी कंडीशन पे 1 है, तो ये ऑप्शन मेरे पास ए आ जाएगा आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 इनपुट मुझे दे रखा है कुछ वोल्टेज R1 R2 की वैल्यू बराबर है, एक ये डायोड लगाया हुआ है, और फिर आपको 4 ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। राइट। तो V0 की वैल्यू मुझसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो एक बार R1 और ये डायोड इस तरह से लगा दिया है, ये R2 है, ठीक है ना, और इसके बीच में जो पोटेंशियल है वो V0 की वैल्यू निकाल रहा है। तो आप यहाँ से देखना, कुछ टाइम के लिए तो वैल्यू 0 ही है, यहाँ से यहाँ तक के लिए V इनसाइड 0 है, तो कुछ टाइम के लिए अगर ये V 0 होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो V0 भी 0 होगा। तो V0 के लिए मैं एक बार ग्राफ बना देता हूँ, V0, और लेट्स सपोज ये टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ टाइम के लिए जो इनपुट दे रहा है वो 0 है, तो V आउटपुट भी 0 ही होगा। ठीक है, V आउटपुट भी 0 होगा। उसके बाद V इनपुट 5 वोल्ट दे रखा है। राइट। तो ये मेरे पास कितना है 5 वोल्ट है। अब ये 5 वोल्ट है, तो ये मेरे पास प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये तो मेरे पास क्या होगा बच्चे, ये अभी रिवर्स बायस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मतलब ये P होता था, ये N होता था, रिवर्स बायस की तरह काम कर रहा है, तो अभी भी 0 होगा। -5 है, -5 का मतलब ये मेरे पास माइनस हो गया और ये मेरे पास प्लस हो गया। ठीक है ना। तो रिवर्स फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा, फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा, तो ये मेरे पास 5 वोल्ट है, तो ये 2.5 और ये भी 2.5 हो जाएगा। ठीक है। तो ये मेरे पास ये माइनस का 2.5 आउटपुट आएगा, उसके बाद फिर प्लस होगा तो फिर 0 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना ऑप्शन हो जाएगा, ए बी -5 है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ दोनों सेम रेजिस्टेंस आ रहा है। 5 वोल्ट अगर मैं, ये -5 ये +5 है, तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, तो V0 2.5 वोल्ट के बराबर आएगा, तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का ग्राफ क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड पॉइंट x डिस्टेंस पे फ्रॉम द फोकस लेंस इमेज इतना है, द डिस्टेंस x एंड x डैश सेटिस्फाइड द रिलेशन। ये क्या होगा वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप, ये लेंस है और ये मेरे पास f है, ये 0.02f है, ये f मान लेता हूँ और ये 2f मान लेता हूँ। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट लेट सपोज f से यहाँ पर है, तो मेरे पास ये जो इमेज होगा, अगर मेरे पास इमेज ऑब्जेक्ट 1 पोजीशन पे, तो इमेज यहाँ पे पहुँचेगा। अगर मैं 2f क्या कर दूँ, 2f पे ऑब्जेक्ट 2 पोजीशन यहाँ रख दूँ, तो ये एग्जैक्टली 2f पे बन रहा होगा, सेम साइज का। I2 यहाँ पे बन रहा होगा। एग्री है। तो यहाँ पे देखना I1 I2 के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन लेंस, ये आपके पास हमेशा होता है 4f के बराबर। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे कि ये x है, तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस ये फोकल लेंथ f है, ये ठीक है, प्लस ये मेरे पास f है, प्लस f डैश ऑब्जेक्ट ये 4f होगा या 4f से ज़्यादा ही होगा, तो ये ग्रेटर देन 4f हो जाएगा, तो x प्लस
इस ये x डैश प्लस x डैश ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2f के बराबर हो जाएगा। तो आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमेशा याद रखना, कोई भी लेंस ले तो दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है एक इमेज, उनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस वो 4f होगी। और अगर उसके अलावा कोई भी कंडीशन ले तो रियल इमेज के लिए, तो आप हमेशा क्या देखोगे कि वो डिस्टेंस 4f से ज़्यादा होगा। 4f मिनिमम कब होगा, जब दोनों 2f पर हो। अगर मैं इसे थोड़ा स्लाइड करता हूँ तो ये ज़्यादा स्लाइड होगा, मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है मिनिमम 4f हो सकता है, अदरवाइज 4f से हमेशा ज़्यादा ही होगा। बस वो कहानी एक बार देख लेना, तो उसके वजह से आंसर मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कस करते हैं। अ थिन रॉड 5 सेंटीमीटर लेंथ इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मेरे पास ये हो जाएगा, ये कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सच दैट 5 सेंटीमीटर लेंथ का रॉड है, सच दैट इट्स इमेज एंड मैग्निफिकेशन एंड वन एंड टच द रॉड। तो सी है, तो अगर ये C हो गया, ये F हो गया, और अगर मेरे पास कह रहा है मैग्निफिकेशन, इट्स मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है यानी बड़ा बन रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ठीक है ना, तो इमेज यहाँ पर कहीं बन रहा होगा, इमेज और ये ऑब्जेक्ट, और एक वन एंड यहाँ पर है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास टोटल 20 सेंटीमीटर होगा, तो ये मेरे पास 15 सेंटीमीटर हो गया होगा। ये 5 है तो ये वाला पॉइंट तो यहीं पे आएगा, ये वाले पॉइंट का इमेज यहाँ पे बन रहा होगा v डैश, जिसकी वैल्यू निकालना, तो v 1/v माइनस प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v कितना हो जाएगा uf अपॉन u माइनस f हो जाएगा, राइट। तो u की वैल्यू कितनी है -15, f की वैल्यू कितनी है -10 डिवाइड बाई -15 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 150 डिवाइड बाई -5, तो ये कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो v डैश कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, यानी ये 20 है यानी ये 10 आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट 10 डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट 5, ये कितना आ जाएगा 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कहानी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 45 डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं इन द सेटअप ऑफ शोइंग S1 और S2 आर नॉट इक्वी डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपसे कहानी डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर S1 S2 ये मेरा इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, ये भी x डिस्टेंस पे होता है, ये भी x, तो S1 और S2 के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होता। तो अगर सेंटर पे जाता तो ये भी x सेम है, अभी यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आता 0 आता, तो ये ब्राइट बनता, ठीक है ना। ब्राइट कब बनता, इफ मेरे पास ये जो सोर्स है ये होल S1 S2 से इक्वी डिस्टेंस पे हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो। क्या यहाँ तक कहानी सही है, बट ये इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, तो इसके वजह से तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं दिख रहा है। बट अगर मेरे पास इक्वी डिस्टेंस नहीं हुआ तो सोर्स S1 S2 के बीच में इनिशियली फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा, और चूंकि इसके वजह से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस ये डेल्टा फाई आएगा, और डेल्टा फाई आएगा तो ब्राइट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इधर डार्क और ब्राइट डिपेंड करेगा पोजीशन x पे, कि अगर ये डेल्टा फाई मेरे पास पाई 3 पाई 5 पाई हो गया तो यहाँ पे डार्क बनेगा, बट ये डेल्टा फाई मेरे पास क्या हो गया 2 पाई 4 पाई 6 पाई हो गया तो ब्राइट बनेगा। तो ये डिपेंड करेगा इसके पोजीशन पर, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास सी। क्वेश्चन नंबर 46 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है वन लाइट इज ऑफ वेव 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक एमीटर, फोटो इलेक्ट्रॉन आर लिबरेटेड of zero kinetic energy for another emitter. However, light of 600 nanometer wavelength is sufficient for creating photo emission. What is the ratio of work function of two emitter? ठीक है, तो कह रहा है कि सर मेरे पास एक एमीटर है जिसका वर्क फंक्शन 5 मान लेता हूँ, और यहाँ पे वेवलेंथ कितना बोल रहा है, लैम्डा बोल रहा है 300 नैनोमीटर का, राइट। तो कह रहा है यहाँ पर लिबरेटेड जीरो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो कितना आप बोल रहे हो 0 है, कोई भी नहीं निकल रहा है, यानी SC बाई लैम्डा ये आप 5 के बराबर बोल सकते हो, राइट। अब क्या कह रहे हो, दूसरे वाले में लाइट is sufficient for creating photoelectric, the ratio of work function of two emitter। तो लेट सपोज ये phi 2 है,
तो यहाँ पर अगर आप लैम्डा की वैल्यू कितना रख रहे हो 600 नो, तो ये बस उसको बाहर निकालने के लिए सफिशियंट है, यानी अभी भी काइनेटिक एनर्जी आप 0 बोल रहे हो, मतलब जस्ट बाहर निकाल रहा है। तो फाई 2 की वैल्यू कितना बोल देगा, SC बाई लैम्डा 2 कितना है 600, यानी 2 लैम्डा के बराबर बोल देगा, है ना। तो यहाँ पे रेशियो एक बार दिखा देना, F51 बाई फाई 2 ये कितना होगा, H51 होगा SC बाई लैम्डा और फाई 2 हो जाएगा SC बाई 2 लैम्डा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2:1, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक बार 47 देख लेना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है, एक मेरे पास पाइप है, ठीक है ना, इस पे मैंने मोटर लगाया है, लेट सपोज मोटर 1 है जो पावर सप्लाई कर रहा है P1, और यहाँ से जो रेट फ्लो हो रहा है वो A इंटू वी है, यानी पावर जो है वो V है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। दोबारा कह रहा है कि सर मेरे पास सेम पाइप है, क्रॉस सेक्शन एरिया V है, मगर क्यों डैश अब 3 टाइम्स हो गया, यानी आप वेलोसिटी कितना करोगे 3V करोगे तो 3AV हो जाएगा 3 टाइम्स, और उस टाइम पे जो मोटर लगाए हो उसका पावर सप्लाई है P2। अब P2 कह रहा है कितना टाइम्स ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखना, अगर V वेलोसिटी से जा रहा है तो आप कितना लिखोगे, सर पावर होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी होगा हाफ mv², तो पावर P1 तो हाफ mv² होगा। अब यहाँ पे T टाइम, फॉर टाइम T में अगर m मास बाहर निकल रहा है तो यहाँ से 3V वेलोसिटी है तो 3m मास बाहर निकलेगा, तो P2 की वैल्यू क्या लिखोगे, हाफ 3m इंटू वेलोसिटी आपका 3 टाइम्स है तो 3V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम T हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 27 हाफ mv² बाई T, यानी ये P1 से कितना 27 टाइम्स हो जाएगा, यानी आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, 49 कह रहा है सोप बबल लुक्ड कलर ड्यू टू। अगर मैं कलर देख रहा हूँ, यानी यहाँ पे आपके पास बेसिकली इंटरफेरेंस होता है, वो आप ये वाला इंटरफेरेंस शायद देखोगे कि ये लाइट अगर यहाँ से मेरे पास पैरेलल आ रहा है तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलकर और ये पॉइंट यहाँ पे मिलके एक ब्राइट या डार्क बनाते हैं, जिसके वजह से मुझे वहाँ पर क्या मिलता है कि उसके मतलब सोप बबल के ऊपर आप देखोगे तो आपको अलग अलग कलर के लाइट मिलना शुरू हो जाएंगे, तो वो होता है इंटरफेरेंस के वजह से, वो होगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर एक बार 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है सॉफ्ट आयरन इज यूज एज अ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। सॉफ्ट आयरन यूज होता है ट्रांसफार्मर के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस फॉर सॉफ्ट आयरन इज स्मॉल, बात सही है, क्योंकि एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस, आप अगर हिस्टेरिसिस लूप का एरिया क्या करते हो, कम करते हो, तो एनर्जी लॉस भी कम होता है, यानी मैं वो मटेरियल लूंगा जो एनर्जी लॉस कम करे। और मेरे पास जो आयरन, यानी आयरन सॉफ्ट आयरन अगर यूज कर रहा हूँ, यानी इसका हिस्टेरिसिस लूप का जो एरिया होगा वो भी कम होना चाहिए, यानी स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। और मैं स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 2 से डिफाइन भी कर सकता हूँ, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बच्चा।